डी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर इस समय की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लिखा पत्र, कहा इस बार दूर दराज के क्षेत्रों में भी जल रहे हैं दीप। ऑपरेशन सिंदूर में अन्याय का बदला लिया, नक्सलवाद गिन रहा है अंतिम सांस। जापान में रचा गया इतिहास, साने ताकाइची चुनी गई देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में मिलकर करेंगे काम। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस को बताया देश की आंतरिक रक्षा का मजबूत पिलर। चुनावी विज्ञापन पर निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन प्रिंट विज्ञापनों के लिए प्री सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। और एनएसई और बीएसई में आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार। दोपहर 2:45 बजे से 3:45 बजे तक कर सकेंगे निवेश। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात करेंगे विस्तार से, जहां दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा। पीएम ने इस पत्र में लिखा कि मेरे प्यारे देशवासियों, ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने लिखी। इसके साथ ही पीएम ने आगे इस पत्र में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में दूर दराज के क्षेत्र में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। और ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए और उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। देश की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही इस पत्र में प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू हुई हैं। जीएसटी बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने इस पत्र में आगे लिखा कि आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें ये स्वदेशी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं। हम हर भाषा का सम्मान करें। हम स्वच्छता का पालन करें। हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करें और योग अपनाएं। ये सारे प्रयास हमें और गति से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। दीपावली हमें यह भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इसी भावना से हमें भी इस दीपावली पर अपने समाज में, अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाने हैं। एक बार फिर आपको दीप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये पत्र देशवासियों के नाम जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज पुलिस स्मृति दिवस है और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, अर्पित की है। और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं
हमारे पुलिस कर्मियों के अनुकरणीय साहस और सर्वोच्च बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र की रक्षा और हमारे लोगों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। संकट और मानवीय आवश्यकता के समय भी अपनी अडिग निष्ठा और तत्परता से सेवा करते हुए वो वीरता, करुणा और अदम्य कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैं राष्ट्र के प्रति उनकी इस महान सेवा को नमन करता हूं। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर पुलिस कर्मियों के साहस और समर्पण की सराहना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट उनके लिए लिखा। पीएम ने लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिस कर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पथ पर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट और आवश्यकता के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी साल 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारत के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयुक्त परेड की। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 22 से 30 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पुलिस जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना और जवानों की वजह से देश की सुरक्षा सुदृढ़ है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। एक तरफ अपराध रोकना लॉ की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में आगे नक्सल प्रभावित इलाकों का भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि पुलिस बल के साहस और बहादुरी से ही नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है और हमारी पुलिस, CRPF, BSF, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर साहसी पुलिसकर्मियों की वीरता और निष्ठा की सराहना की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर सभी पुलिसकर्मियों को हार्दिक बधाई। प्रथम प्रतिक्रिया कर्ता के रूप में हमारे बलों ने अपराधों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों को विफल करके तथा अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके गौरव की बात लिखी है। देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं मुंबई के दादर पुलिस ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस मनाने के लिए अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और नागरिक इकट्ठा हुए। सभी ने राष्ट्र सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह की
शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जिसमें डीजीपी रश्मि शुक्ला, मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेन भारती और विभिन्न इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी, शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्य और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल देश भर में अपनी जान गंवाने वाले 191 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई और आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 147 महिला और 1248 पुरुष उम्मीदवार हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पहले चुनाव आयोग ने चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन मतदान के दिन और उसके एक दिन पहले किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा, जब तक कि उस विज्ञापन की पूर्व स्वीकृति राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्राप्त न हो। बिहार में पहले चरण के लिए 5 से 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 10 से 11 नवंबर 2025 को यह प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और इस दौरान वो भारत रत्न और जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। 24 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम में जननायक भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। एक तरफ जननायक की उपाधि छीनने का प्रयास कांग्रेस कर्पूरी ठाकुर जी से कर रही है और वहीं पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी चुनावी अभियान का शुरुआत करेंगे। ये है इंडी गठबंधन और एनडीए का फर्क। महागठबंधन में सीटों को लेकर तकरार लगातार जारी है। कई सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी आमने सामने है। महागठबंधन में मची सिर्फ टप्पल पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचा है। लगभग 15 सीटों पर इंडी दलों के बीच ही आपसी घमासान है। मुकेश सहनी जैसे नेताओं के अस्तित्व पर संकट का समय भी अब शुरू हो चुका है। महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे, खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। उनके ना करने के बाद उनके भाई ने नामांकन किया था, लेकिन लालू जी के पत्र के बाद भी राजद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि जिस सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे उस सीट पर भी राजद का उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ेगा। और कमोबेश पूरे बिहार में चाहे वो लेफ्ट के लोग हों, वीआईपी के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नेता तय नहीं है। जो बैगेज है जंगल राज का वो उनके साथ है और भ्रष्टाचार के अनेक बड़े मामले चल रहे हैं लालू जी पर और तेजस्वी यादव पर। यह मुकाबला एक तरफा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन में मचे इस घमासान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि महागठबंधन ने 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब कि वो कम से कम 10 से 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। आइए आपको सुनाते हैं। 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे।
इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है? और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं? तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं? और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है। देश भर में सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर आंगनों की सफाई के साथ घाटों को भी सजाया जा रहा है, तो वहीं लोग बांस की डलिया, सूप, ठेकुआ और मौसमी फलों की तैयारी में व्यस्त हैं, जबकि घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व नहाय खाए से शुरू होकर खरना और फिर सूर्यास्त व सूर्योदय के अर्घ के साथ संपन्न होता है। व्रती महिलाएं इन दिनों निर्जला उपवास रखती हैं और अपने परिवार की सुख, समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। गुड़, नारियल, केला और बांस की डलिया से सजे ठेले त्योहार की खुशबू बिखेरना शुरू कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का औचक निरीक्षण भी कर रही हैं। और छठ के इस महापर्व पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर भी जाते हैं और इस दौरान ट्रेनों में भीड़ भी कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में छठ पर घर जा रहे लोगों की सेवा में भारत सरकार लग चुकी है। भारतीय रेलवे त्योहारों के मौके पर 12,000 विशेष ट्रेनें चला रहा है। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए 12 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी 2400 घंटे समर्पित रहते हुए काम कर रहे हैं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और हर स्थिति की समीक्षा की। विशेष ट्रेनों में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। त्योहारों के दौरान रेलवे ने अतिरिक्त टिकट काउंटर भी लगाए हैं और इसके साथ ही पेयजल के साथ यात्री प्रबंधन को भी सुव्यवस्थित किया गया है। और व्यवस्थाओं को लेकर रेलवे की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं यात्रियों को, ऐसे में यात्रियों की तरफ से क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुनाते हैं। बहुत सुविधा मिला है जी। अच्छा। बहुत पुलिस वाले सब बहुत सुविधा दिया है, पानी का, बैठने का, सब करके टिकट चेक करके टिकट काटने की सुविधा मिला है। अच्छा। फिर ट्रेन में बिठा के बहुत सुविधा से हम जाएंगे। तो आप खुश है रेल प्रशासन से? एकदम खुश है। इस तरह से चलेगा तो पूरा पब्लिक खुश रहेगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन बहुत बढ़िया से व्यवस्था था, कोई दिक्कत नहीं। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश की, जहां दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद कई जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। आगरा शहर की हवा में कण और धुएं की मात्रा अधिक होने से ताजमहल पर कोहरे जैसी पतली परत छा गई। इसके कारण ताजमहल देखने आए पर्यटकों को सुंदर दृश्य का आनंद लेने में थोड़ी परेशानी हुई। पर्यटकों ने बताया कि उन्हें स्मारक की साफ और स्पष्ट छवि देखने की उम्मीद थी, लेकिन धुआं और प्रदूषण ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और अब बात मुंबई की, जहां दिवाली के बाद मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है।
पटाखों और प्रदूषण की वजह से शहर में धुंध छा गई है और लोगों को साफ दिखाई नहीं दे रहा। दादर बीच से ली गई तस्वीरों में समुद्र के पास धुंध साफ नजर आ रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्थिति अगले कुछ दिनों तक रह सकती है। जिन लोगों को सांस की बीमारी है उन्हें सावधान रहने की भी सलाह दी गई। बीएमसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें हालात पर नजर रख रही हैं। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की एक इमारत में कल देर रात अचानक आग लग गई। मौके पर 27 दमकल गाड़ियां पहुंची। फिलहाल आग पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और आज शेयर बाजार में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इस विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खुला रहेगा। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर की बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से मार्केट आज खुलेगा। एनएसई और बीएसई में दोपहर 2:45 बजे से 2:45 बजे तक लोग निवेश कर सकेंगे और इस दौरान निवेशक 1 घंटे तक अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले सोमवार को शेयर बाजार में लगातार उत्साह का माहौल बना रहा। सोमवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। और अब बात आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी बातें करते हैं, जहां साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अब चुन ली गई हैं। ये जापान की संसद के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेगी। जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता साने ताकाइची ने निचले सदन में हुए मतदान में जीत हासिल कर ली है और इसी के साथ उनका जापान का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया। जल्द ही साने ताकाइची जापान के प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ लेंगी। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट की और कहा कि साने ताकाइची को जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई। मैं भारत जापान विशेष रणनीतिक और विशेष वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। हमारे गहरे होते संबंध हिंद प्रशांत और शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और चलिए अब बात करते हैं आपसे सेहत से जुड़ी। शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो अलग अलग खाद्य पदार्थ में उपलब्ध पाए जाते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी होने से प्रभावित होता है हमारा स्वास्थ्य। आयोडीन एक पोषक तत्व है जिसकी शरीर में कमी होने से कई बीमारी होने का भी खतरा बना रहता है। आप देखिए ये रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आयोडीन की आवश्यक भूमिका के बारे में सभी को जागरूक करना, साथ ही आयोडीन की कमी के होने वाले दुष्प्रभावों के विषय में सतर्क करना। आयोडीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता हर आयु के व्यक्ति को होती है। आयोडीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसके सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण रोल है थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट और थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में। अगर आयोडीन की कमी हो तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने T3 और T4 नामक हार्मोन्स को सही तरह से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। भारत की सरकार ने सन 1962 में ये निर्णय लिया था कि एक यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन किया जाए। इसका मतलब कि जो सॉल्ट, जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं घर में, उसमें ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि उसमें आयोडीन से फोर्टिफिकेशन किया जाए। और आज की डेट में इंडिया में सभी घरों में ये आयोडाइज सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है। आयोडीन के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। आयोडीन महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो गर्भावस्था में सहायक होता है। गर्भस्थ शिशु के विकास में उपयोगी होता है आयोडीन। शिशु के मस्तिष्क का उचित विकास आयोडीन द्वारा सुनिश्चित होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक कार्य में सुधार लाता है आयोडीन।
जन्म के समय शिशु के सही वजन के लिए भी आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही थायराइड हार्मोन के संतुलन के लिए उपयोगी और सहायक होता है आयोडीन। गर्भवती महिला को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो इसका बहुत खराब असर होने वाले शिशु पे आ सकता है और शिशु का जो थायराइड ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से नवजात शिशु को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें उसको थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम होने के कारण उसके दिमागी डेवलपमेंट में या शारीरिक डेवलपमेंट में दोनों में ही काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार अपर्याप्त आयोडीन के परिणाम स्वरूप थायराइड हार्मोन के उत्पादन में गड़बड़ी की वजह से उत्पन्न होते हैं। गर्भावस्था और प्रारंभिक शैशव अवस्था के दौरान आयोडीन की कमी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर हम बड़े बच्चों की या अडल्ट्स की बात करें, उनमें भी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हमें काफ़ी लक्षण मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आम तौर पे देखे जाने वाला लक्षण जो है उसको हम गॉइटर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गर्दन का एरिया जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे सूजन हो सकती है और कई बार ये अगर लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे समय से आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट का अपने रोज़मर्रा के खाने में प्रयोग करें तो हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।